हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। कल अपना जो टॉपिक था वो साइक्लोट्रॉन टॉपिक हमने कंप्लीट किया था, ठीक है ना। साइक्लोट्रॉन, ओके। साइक्लोट्रॉन में आपने इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था। टाइम पीरियड की वैल्यू थी 2πm/QB, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट की थी QB/2πm। ये चीज़ें आपने इसमें फाइंड आउट की थी, ठीक है ना। अब आपको पता है कि भी जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन में टाइम पीरियड ये है और ये फ्रीक्वेंसी, दोनों ही टर्म में, दोनों ही फॉर्मूला में स्पीड की या वेलोसिटी v की कोई भी टर्म नहीं है। और कोई भी टर्म नहीं होने की वजह से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। ये तो इसमें ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी डिराइव करवाया था, 1/2 Q² B² R²/m। ये वाला फॉर्मूला किसका था? काइनेटिक एनर्जी का था। किसकी काइनेटिक? पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इन साइक्लोट्रॉन, ठीक है। जितनी मैक्सिमम उसकी रेडियस होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, जो एसी सोर्स है, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी और इस पार्टिकल की रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी अगर दोनों इक्वल हो गया, इक्वल होगी, उस कंडीशन को आप क्या कहते हो? उस कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस, ठीक है ना। ये क्या कंडीशन है? ये रेजोनेंस कहलाती है। और इस रेजोनेंस को ही हम इस साइक्लोट्रॉन में क्या करते हैं? काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन। दिस इज रेजोनेंस कंडीशन, ओके। ये आपके पास साइक्लोट्रॉन की एक कंडीशन आएगी, ये क्या है? रेजोनेंस। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल, रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, देन दिस कंडीशन इज नोन एज ए रेजोनेंस, ओके। और पार्टिकल या जो साइक्लोट्रॉन है आपका, वो इसी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, हमेशा इसी फ्रीक्वेंसी पे वो वर्क करता है। अब इसके बाद है हमारे पास साइक्लोट्रॉन की एक लिमिटेशन भी है, ठीक है ना। अब लिमिटेशन क्या है ये देखो। लिमिटेशन क्या है? साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन ये है कि साइक्लोट्रॉन हमेशा हेवी चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कर सकता है। वो लाइट चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करेगा। लाइट चार्ज पार्टिकल कौन सा आ गया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट कर सकता है, अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये भी हैवी हो गया, ठीक है ना। प्रोटॉन भी किस में है? हैवी में आता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन लाइट चार्ज पार्टिकल में आता है। बीटा जो पार्टिकल है वो भी लाइट चार्ज पार्टिकल में आता है। रीजन क्या है कि इनका मास, प्रोटॉन का मास होता है mp से डिनोट करते हैं। इसका मास है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। और जो इलेक्ट्रॉन का मास है me, इसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31 kg। ये 9 - 31 हो गया ना ये। तो इन दोनों में से ज़्यादा हेवी कौन सा है? ये वाला हेवी है, ऊपर वाला कौन सा? प्रोटॉन वाला। ये इससे इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स क्या है? ज़्यादा है। प्रोटॉन का मास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन इज अ लाइट चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर heavy charge particle, and we can accelerate only heavy charge particle with the help of cyclotron, and this is the limit. Why it is there? Because you know that the mass we have for this electron is the rest mass, okay। इसके कारण जो इसका जो मास अपने पास वो किसका है? रेस्ट मास है। लेकिन जैसे ही ये साइक्लोट्रॉन में एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी स्पीड क्या होगी? बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
और जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी उसके साथ ही इसका मास चेंज होने लगेगा। कौन से फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहां पर देखो टर्म क्या क्या है, m0 इसका रेस्ट मास है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी स्क्वायर इसकी स्पीड है किसी भी टाइम पे, और सी स्क्वायर लाइट की स्पीड है। अब अगर आप देख पा रहे हो, अगर v की वैल्यू c से बहुत छोटी है, अगर जैसे कि हैवी चार्ज पार्टिकल के लिए होती है, तो यहाँ पर ये वाली टर्म लगभग नेग्लिजिबल, जीरो हो जाएगी ये वाली टर्म। तो 1 माइनस जीरो यानी कि 1, अंडर रूट 1 यानी कि m इक्वल्स टू m0 आ गया, कोई खास इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये लाइट चार्ज पार्टिकल है तो इसका इनर्शिया कम होगा, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत तेज़ी से इसकी v की स्पीड इंक्रीज होगी। और जैसे ही v की स्पीड इंक्रीज होगी, v की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये वाली वैल्यू जीरो नहीं आकर के नॉन जीरो आ जाएगी कोई ना कोई। तो ये ओवरऑल वैल्यू है ना, ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी 1 से, और 1 से कम होने पर ये मास क्या होने लगेगा, इसका इंक्रीज होने लगेगा। इंक्रीज होने का मतलब है कि इसका वेरिएबल मास हो गया, डिफरेंट मास में वेरी करने लगा, चेंजेस होने लग गए। और जैसे ही मास चेंज होने लग गया, आप इस फ्रीक्वेंसी को देखो यहाँ पर, इस फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर डिपेंड कर रही है, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर वेरी होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का साइक्लोट्रॉन हम पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, इसलिए हम क्या करते हैं कि हेवी चार्ज पार्टिकल ही काम में लेते हैं साइक्लोट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए बीटा पार्टिकल के अलग डिवाइसेस होते हैं, अलग मशीन्स होती है जिनको एक्सेलरेट करना होता है हमें, तो वो होता है बीटाट्रॉन नाम की एक डिवाइस है, वो होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, हमारे सिलेबस में अभी साइक्लोट्रॉन ही है, और वो आपके सामने मैंने आपको सब कुछ इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास, एक क्वेश्चन करेंगे, उसके पहले हम एक छोटा सा एक और टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है, वो टॉपिक भी बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन अपना इस साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड है, और ये बहुत छोटा सा बेसिक टॉपिक है, वो करना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, वो कर लेते हैं आज। देखो अब देखना इसमें आपको, वो है वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्ट, ये वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, आपको नाम, आधी चीजें तो आपको नाम से अंदाजा हो जाती है। वेलोसिटी सेलेक्टर यानी ये वेलोसिटी को सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब वेलोसिटी को सेलेक्ट, किसकी वेलोसिटी को सेलेक्ट करेगा, ये हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी को सेलेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो आप इसके लिए कह सकते हो, इट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच कैन सेलेक्ट द पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक वेलोसिटी और स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है ना, सेलेक्ट्स द पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफिक स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है ना, एक स्पेसिफिक स्पीड और स्पेसिफिक वेलोसिटी के पार्टिकल को सेलेक्ट कर लेगा। अब कैसे कर लेगा वो देखते हैं आगे, इसकी वर्किंग देखते हैं। ठीक है ना, वैसे ये अरेंजमेंट है, कोई डिवाइस वैसे ऐसा कुछ नहीं है, केवल अरेंजमेंट से काम हो जाएगा। देखो, एक आपके पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड रखता हूँ मैं। ठीक है, ये इनसाइड डायरेक्शन में बोर्ड के प्लेन के इनसाइड। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक ये पार्टिकल अपने पास प्रोटॉन ही मान लेते हैं, जिसका चार्ज कितना है, क्यू चार्ज का कोई पार्टिकल है, प्लस चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, अंदर की साइड में आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ये इसकी मोशन हो गई। ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल, और ये इसका, ये वेलोसिटी हो गई, और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू आ गई ना, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ये क्या हो गया, Fm, मैग्नेटिक फोर्स हो गया इस पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन आपको तो जितने भी पार्टिकल है सारे ऊपर ही जाने, आपको स्पेसिफिक पार्टिकल चूज करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि वो पार्टिकल ऊपर नहीं जाए, वो क्या रहे, एकदम स्ट्रेट रहे, सीधे स्ट्रेट डायरेक्शन में जाए। तो स्ट्रेट डायरेक्शन में इन पार्टिकल्स के मोशन के लिए क्या जरूरी है,
एक नेट ऐसा फोर्स ज़रूरी है जो नीचे की तरफ लगे और ओवरऑल फोर्स इसके ऊपर कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो इसकी कंडीशन क्या है, एक आपके पास आप दूसरा फोर्स का सोर्स अवेलेबल करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। ये फोर्स किधर लगना चाहिए आपका, ये फोर्स आपका नीचे लगना चाहिए। इस कंडीशन में आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो यहाँ पर, एक प्लेट यहाँ रख दो, एक प्लेट यहाँ रख दो। इस प्लेट को आप पॉजिटिव चार्ज दे दो और इस प्लेट को आप नेगेटिव चार्ज दे दो। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, और इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों चार्ज, दोनों फोर्स क्या होंगे, सेम अगर होंगे, इक्वल अगर मैग्नीट्यूड के होंगे, तो ये फोर्स के कारण ये वाला चार्ज पार्टिकल बिना डेविएट हुए आगे सीधा निकल जाएगा। कौन सी कंडीशन में, जब यहाँ पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, इसके दोनों फोर्स इक्वल होंगे तब। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपको पता है इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्यू। क्यू पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या है, एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड में और वेलोसिटी में एंगल 90 डिग्री का है, तो थीटा इक्वल्स टू 90, तो साइन 90 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 होते ही एफ एम इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू कितना आ गया, क्यू वी बी। ठीक है, अब आगे इसके बाद देखो, अब ये इसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू। ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी एफ ई इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। और इक्विलिब्रियम कंडीशन आप सब जानते ही हो, इक्वेशन 1 और 2 में। अब यहाँ पर देख लो, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एफ एम इक्वल्स टू एफ ई, एफ एम इक्वल्स टू एफ ई, और एफ एम की वैल्यू आपके पास क्यू वी बी, एफ ई की वैल्यू है आपके पास क्यू इंटू ई, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, और v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E अपॉन बी। अब देखो, जिस चार्ज पार्टिकल की, जितने भी चार्ज पार्टिकल है उनमें से जिनकी वैल्यू, जिनकी स्पीड इसके इक्वल होगी, E अपॉन बी रेशियो के बराबर जिनकी स्पीड होगी, वो तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे। और जिसकी स्पीड इस v से ज़्यादा होने वाली है, जो अपने पास फॉर्मूले में आया है, E अपॉन बी से ज़्यादा होने वाली है जिनके लिए, वहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और इलेक्ट्रिक फोर्स से मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होने के कारण ये पार्टिकल क्या होंगे, ऊपर की तरफ डेविएट हो जाएंगे। और जिन फोर्स की, जिन स्पीड्स की वैल्यू, यानी जिन पार्टिकल्स की स्पीड इससे कम होगी, उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्गर रहेगा और मैग्नेटिक फोर्स वीकर रहेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्पीड वाले पार्टिकल एकदम स्ट्रेट आगे सीधी मोशन करेंगे। और ये डिवाइस हमें इसलिए चाहिए कि हमें कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है जिनमें हमें कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के पार्टिकल चाहिए। और ये कब होगा, जब आप इसका जो एप्लीकेशन है, आपने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सुना होगा, तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि भाई इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी होनी चाहिए, लमसम कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए वहाँ पे, तो उतनी काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है, वो सेलेक्ट करने के लिए आपको ये वेलोसिटी सेलेक्टर लगाना पड़ता है बीच में। फिक्स काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल आगे जाकर टारगेट को स्ट्राइक करेंगे, अदर पार्टिकल्स इधर उधर भटक जाएंगे या फिर अपने डेविएट हो जाएंगे और आगे काम के नहीं रहेंगे। ठीक है ना। तो ये आपके सामने हो गया वेलोसिटी सेलेक्टर हो गया। ठीक है, अब हम हमारा जो क्वेश्चन लेकर आए हैं आज का, ये वाला क्वेश्चन स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, आप इसके बारे में देख लो। देखो, ये जो क्वेश्चन है ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो, ठीक है ना। देखो,
इसमें क्या है व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10⁴ टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट एंड व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी एंड कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी सारी चीजें पूछ ली इसने। सबसे पहले तो ये देखो इसने गिवन क्या क्या दिया क्या क्या है अपने को, ठीक है। गिवन है सबसे पहले इसकी स्पीड या वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद में क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है b इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। अब इसके अलावा क्या गिवन है, कुछ और नहीं। इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपको पता हो गया। q इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इसका मास दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट p इट्स me, ओके। मास ऑफ me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये क्या हो गया इसका, या आपके पास इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, ठीक है। सॉरी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं कैसे कैसे हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। सबसे पहले है रेडियस। तो रेडियस के लिए देखो, अब मान लो मैं उस बच्चे के लिए कर रहा हूँ जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, तो शुरुआत से करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला याद नहीं है तो देखो आगे आपको पता है इसके ऊपर सबसे पहले एक तो लगता है मैग्नेटिक फोर्स Fm। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है Q V B, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है ना। वैसे Q V B साइन थीटा आता है, थीटा इक्वल्स टू कितना है 90 है, और साइन 90 इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो ये Fm इक्वल्स टू कितना आ जाएगा Q V B, ठीक है। फिर क्या पूछा है इसने, जैसे ही ये सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करेगा तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा Fc इक्वल्स टू mv²/r, दोनों को इक्वल आप करोगे तो QVB इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है। v की एक पावर से एक पावर कैंसिल। रेडियस कैलकुलेट करनी है आपको, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी mv/qb। ये कौन कौन सी वैल्यू है आपके पास, m की वैल्यू है गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, q की वैल्यू गिवन है। वैल्यूज रखना है और आंसर सोल्व करना है आपको। m 9.1 × 10⁻31 ये m की वैल्यू हो गई। v की वैल्यू गिवन है क्या 3 × 10⁷ हो गई। q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 हो गई। और कौन चाहिए b की वैल्यू 6 × 10⁻⁴ हो गई, ठीक है। सोल्व कर लो। सबसे पहले सोल्व किसको करना होता है, 10 की पावर्स को करना होता है। 9.1 × 3/1.6 × 6 × 10 पावर, तो 10⁻31 ही है, +7 कितनी हो गई -24 हो गई क्या, हाँ -24 एंड ये ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, -24 एंड +19, माइनस का 5 +4 माइनस का 1, ये माइनस का 1 आंसर यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे, ये 2 बचेगा तो आपके पास हो जाएगा 9.1/3.2 × 10⁻⁻1, और ये हो जाएगा आपका लगभग 0.3 के आसपास कुछ आंसर आएगा इसका आपके पास, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा इतना मीटर, ठीक है। सोल्व कर लेना इसको। अब इसके बाद क्या है, इसके आगे व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। अभी आपको फॉर्मूला दे रहा है, इससे भी आप कर सकते हो,
लेकिन बार बार डेरिवेशन करेंगे अपन बिना मतलब में टाइम वेस्ट होगा, तो हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। न्यू इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बी 6 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 3.14 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10⁻31। तो देखो ना, देख लो यहाँ पर आप, ये कुछ कटने के लायक है क्या, यस ये कटने के लायक है 3, तो 4.8 अपॉन ये 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 को एक बार सॉल्व करके देख लो। इससे क्या आपको लमसम पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी किस रेंज में आनी है, ठीक है ना। सॉल्यूशन आपको ही करना पड़ेगा, मैं केवल 10 की पावर्स को सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो ये -31 ऊपर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 31 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 27, और 27 में से फिर ये -19 होगा, तो ये 8 10⁸। ये कुछ यहाँ पे सब मतलब इनको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका लगभग 10⁷ आंसर आएगा इसका। मतलब आपका ये है कि ये 10⁶ से लेकर 10⁷ तक फ्रीक्वेंसी आएगी किसी भी साइक्लोट्रॉन की, या फिर आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन को रिवोल्यूशन है, इस इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी लगभग 10⁸ या 10⁷ में आ रही है। अगर इसकी जगह ये प्रोटॉन होता तो ये फ्रीक्वेंसी लगभग 10⁵ और 10⁶ के आसपास आती। लगभग पावर 2 या 3 पावर का डिफरेंस रहता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। अब क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला नहीं है क्या आपके पास, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। इसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे। तो ये वैल्यू आ जाएगी Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर इंटू बी 6 इंटू 10⁻⁻4 का बी स्क्वायर इंटू आर कितना है, आर आपने ये वाला कैलकुलेट किया था अभी, तो ये हो जाएगा 9.1 अपॉन 3.2 इंटू 10⁻⁻1 का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। इस सब को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करना आपको आना चाहिए। इनकी पावर्स आपको मैंने सोल्व करके बता रखी है, बाकी आपको खुद को करनी है, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत इजी है, आप जब इनको सब कुछ देखोगे तो बहुत अच्छे से एक सॉल्यूशन हो जाएगा ये, ठीक है। बहुत अच्छा सा आंसर आएगा इसका, लगभग शायद 26 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर के आसपास आने वाला है, आप देख सकते हो इसको। और ये जो आंसर है इसको भी 4.8 इससे 1 0 यहाँ ले लेना, तो ये 48 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना ईजी हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, 1.1 और 0.1 को आप नीचे छोड़ करके 9 और 3 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, लमसम आंसर आ जाएगा, उससे एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।